Good evening, all my dear friends, dear students, and dear well wishers. Today, after completing Steric number 5, I am again back with you with a very important concept of flexionity. Though this flexionity terms is not often found in the curriculum of 11th and 12th standard students, however, this term is in a hidden state and needs to be clarified, needs to be understood here. फ्लेक्सियोनिटी क्या है? अगर इसका लिटरली डिक्शनरी मीनिंग जो कि देखा जाए तो फ्लेक्सियोनिटी का मतलब होता है नॉन रिजिडनेस. फ्लेक्सियोनल बिहेवियर, दैट इज अ नॉन रिजिड बिहेवियर, दैट इज अ सिस्टम is in a state of the dynamics in which it keeps on changing its equivalent positions. और इसकी वजह से जब कोई सिस्टम, स्पेशली व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द केमिस्ट्री, तो सिस्टम आई मीन टू हियर इज अ कंपाउंड और अ मॉलिक्यूल. अगर मॉलिक्यूल अपनी डायनामिक स्टेट में होता है, इट इज़ नॉट रिजिड, अपने सिस्टम में डिफरेंट पोजीशंस को अगर चेंज कर रहा है तो हम ये कहते हैं कि मॉलिक्यूल फ्लेक्सियोनिटी शो कर रहा है. और अगर मॉलिक्यूल फ्लेक्सियोनिटी शो कर रहा है तो उसकी वजह से कई सारे इम्पॉर्टेंट आउटकम हमें देखने को मिलते हैं. जैसे अमोनिया में अगर बेसिसिटी एक्सप्लेन करनी हो, अमोनिया फॉस्फाइन की कंपैरिजन करनी हो, तो मैं आपको इन्हीं चीज़ों की इंटरप्रिटेशन कई ग्राउंड पे दे सकता हूं जिसमें कई सारे कॉन्सेप्ट आपको मिसलीड करते हैं. सिमिलर तरीके से फ्लेक्सियोनिटी, एज आई डिस्कस्ड इन द प्रीवियस वीडियो, is also displayed by phosphorus pentafluoride, sulfur tetrafluoride. We'll also observe this in case of iodine heptafluoride. इन तीनों ही सिस्टम में, तीनों ही कंपाउंड में जो फ्लेक्सियोनिटी होती है, जिसको मैंने लास्ट टाइम पे बेरिश-शेडो रोटेशन से रेफर किया था, इसकी वजह से क्या क्या आउटकम आते हैं उनका भी एक मैंने ब्रीफ डिस्कशन लास्ट टाइम आप लोगों को दिया था. आज हम थोड़ा डिटेल में जा रहे हैं और फ्लेक्सियोनिटी कॉन्सेप्ट को एंट्रेंस एग्जामिनेशन एस्पेक्ट पे इसको अंडरस्टैंड करेंगे. आज के लेक्चर के बाद मैं सोचता हूँ कि मेरा स्टेरिक नंबर 5 वाला कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो चुका होगा. नेक्स्ट वीडियो में इन सारे कॉन्सेप्ट से रिलेटेड एंट्रेंस ओरिएंटेड क्वेश्चन जो कि हाई लेवल एग्जामिनेशन में पूछे जाने के चांसेस जो कि रखते हैं, उन पे डिटेल में बात किया जाएगा, उनके इंटरप्रिटेशन दिए जाएंगे. सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम, let's get back to the board and try to understand what exactly the flexionity is. Flexionity exactly stands for, as I explained to you, it means non-rigidness, non-rigid nature. किसी मॉलिक्यूल के अंदर अगर नॉन रिजिड नेचर आ रहा है, यानी डायनामिक्स इसके अंदर आ रही है, तो एग्जैक्टली उसको हम फ्लेक्सियोनिटी बोलते हैं. हम अपने इंटरेस्ट के लिए, हालांकि इसके अलावा बहुत सारे कंपाउंड में ये देखा जाता है, ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स हैं, उनमें भी फ्लेक्सियोनिटी होती है. कई सारे कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस हैं जहाँ पे फ्लेक्सियोनिटी होती है. बट हम अपने इंटरेस्ट के लिए केमिकल बॉन्डिंग में ये केस को स्टडी करने जा रहे हैं, इन केस ऑफ अमोनिया एंड इन केस ऑफ द फॉस्फोरस पेंटाफ्लोराइड. अमोनिया में जो फ्लेक्सियोनिटी शो होती है उसको मैंने यहाँ लिखा है, इट हैपन्स ड्यू टू क्वांटम टनलिंग. एक नया टर्म यहाँ आया है, क्वांटम टनलिंग.
ये क्वांटम टनलिंग एग्जैक्टली क्या होता है, इस पे मैं बात करने वाला हूँ। फॉस्फोरस पेंटाफ्लोराइड में ये फ्लक्चुअलिटी का रीज़न होता है, यानी थर्मल एनर्जी। मॉलिक्यूल जिस सराउंडिंग में रखा हुआ है, उस सराउंडिंग में जो टेम्परेचर है, उस टेम्परेचर की वजह से कुछ एनर्जी है। उस एनर्जी को मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब करते हैं। उनके बाउंड में जो कि रोटेशन होती है, उसकी वजह से जो नॉन रिजिडनेस या फ्लक्चुअलिटी कंपाउंड के अंदर आती है, उसको हम कहते हैं BPR, दैट इज नोन एज अ बेरी शूडो रोटेशंस। लेट्स फर्स्ट गेट बैक टू द फ्लक्चुअलिटी इन केस ऑफ अमोनिया। अमोनिया में आप लोग यानी हाइब्रिडाइजेशन कॉन्सेप्ट, वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, इन कॉन्सेप्ट पे सब जानते हैं कि नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन जो की होती है। अगर इसका मैं बॉन्ड पेयर लोन पेयर एनालिसिस जो कि करो इस कंपाउंड में देयर इज वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड देयर आर 3 सिग्मा बॉन्ड इन द कंपाउंड। ओवरऑल इसका जो स्टेरिक नंबर हो गया 3 + 1 = 4। अमोनिया के केस में ये मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ कि इसमें जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s2, 2s2 एंड 2p3। 1s मैंने दिखाया नहीं है, मैंने केवल वैलेंस सेल को यहाँ रिप्रेजेंटेशन किया है। यहाँ पे आप साफ देख पा रहे हैं कि यहाँ पे ये 2s में 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2p में सिंगल ईच इलेक्ट्रॉन्स। अब एग्जैक्टली होता क्या है, ये इसका ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने लिखा हुआ है। एक बार मैं पहले भी आपको जानकारी दे चुका हूँ कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन पेयर यानी लोन पेयर s ऑर्बिटल के अंदर है, तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर कभी भी हाइब्रिडाइजेशन में इंटरेस्टेड नहीं होती है। इट डजंट वांट टू गेट पार्टिसिपेट इन द प्रोसेस ऑफ द हाइब्रिडाइजेशन। क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन से क्या होगा, इस लोन पेयर का एनर्जी लेवल हाई जाएगा, और अगर ये हाई होगा तो एग्जैक्टली ये लोन पेयर अनस्टेबल हो जाएगी। इसके बावजूद भी ये लोन पेयर अगर हाइब्रिडाइजेशन में जाती है, तो इसका मैंने सीधा रीज़न बताया था कि लोन पेयर को अल्टीमेटली रहना तो उसी मॉलिक्यूल के अंदर है। अगर वो मॉलिक्यूल ही अनस्टेबल होगा तो डेफिनेटली लोन पेयर के स्टेबल होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ओवरऑल अल्टीमेट एम होता है स्टेबिलिटी ऑफ द मॉलिक्यूलर ज्योमेट्रीज। ये मैंने बताया भी था आपको कि अगर ये लोन पेयर बाय द वे लोन पेयर हाइब्रिडाइजेशन में नहीं जाता है, तो ये तीनों अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हैं हाइड्रोजन के साथ, ये ओवरलैप करेंगे एंड ओवरलैपिंग के थ्रू ये बॉन्ड बना देंगे। बट इसमें एक प्रॉब्लम ये आएगी कि जो यहाँ बॉन्ड एंगल आएगा, क्योंकि px, py, pz ये तीनों ऑर्बिटल ऑर्थोगोनल एक्सिस के अलॉन्ग अरेंज होते हैं, और इस तरीके से अगर ये हाइड्रोजन के साथ ग्राउंड स्टेट में ये ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे, तो नेचुरली यहाँ बॉन्ड एंगल 90 डिग्री का हो जाएगा। और 90 डिग्री पे जो म्यूचुअल रिपल्सन्स होते हैं, वो रिपल्सन्स इतने हाई होते हैं कि जो मॉलिक्यूल बनेगा वो मॉलिक्यूल खुद अनस्टेबल हो जाएगा, और उसी अनस्टेबल मॉलिक्यूल के अंदर ये लोन पेयर s ऑर्बिटल में रहेगा। तो अगर मॉलिक्यूल ही अनस्टेबल है तो लोन पेयर की स्टेबिलिटी का कोई एक लॉजिक नहीं बनता है। इसलिए हाइब्रिडाइजेशन जब भी होता है तो याद रखिएगा, जब मैं हाइब्रिडाइजेशन कॉन्सेप्ट को चालू करूँगा तो एक टर्म मैं पहले ही आपको जो है कि अलर्ट कर दे रहा हूँ, बता दे रहा हूँ। हाइब्रिडाइजेशन हमेशा स्टेरिकली ड्रिवन प्रोसेस होते हैं। हाइब्रिडाइजेशन होने का पीछे जो ड्राइविंग फोर्स होता है स्टेरिक स्टेबलाइजेशन, नॉट द इलेक्ट्रॉनिक स्टेबलाइजेशन। इलेक्ट्रॉनिक स्टेबलाइजेशन आई मीन टू से कि बॉन्ड कितना स्ट्रॉन्ग बन रहा है, इट इज़ नॉट द एम ऑफ द हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन का मेन एम होता है कि रिजल्टिंग ज्योमेट्री कितनी स्टेबल हो रही है, दैट इज़ कॉल्ड स्टेरिक स्टेबलाइजेशन। तो स्टेरिक स्टेबलाइजेशन को अचीव करने के लिए ये लोन पेयर p ऑर्बिटल के साथ में इंटरमिक्स करता है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, और sp3 हाइब्रिडाइजेशन के बाद
यहाँ इस तरीके से मेरे पास में 1 2 3 4 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल ओरिजिनेट होते हैं। ये हाइब्रिड ऑर्बिटल ध्यान रखिएगा, इन हाइब्रिड ऑर्बिटल का जो मैंने एनर्जी लेवल दिखा रखा है, ये एनर्जी लेवल इस S और इस P के इन बिटवीन में, एग्जैक्टली इन बिटवीन, नॉट एग्जैक्टली एट द सेंटर, सेंटर से थोड़ा ऊपर दिखा रखा है। एग्जैक्टली सेंटर में मैंने पहले भी बताया है, तब आता है जब हाइब्रिडाइजेशन sp होता है, s करेक्टर p करेक्टर 50-50 होते हैं। तो ये हाइब्रिड ऑर्बिटल एग्जैक्टली यानी सेंटर में बनने चाहिए थे, बट इस सेंटर से थोड़ा मैंने अप दिखा रखे हैं। रीज़न बीइंग, ये ग्राउंड स्टेट में 2s का एनर्जी लेवल दिखा रखा डॉट लाइन से, डॉट लाइन से ये मैंने 2p ऑर्बिटल का एनर्जी लेवल दिखा रखा है, क्योंकि इसमें p करेक्टर ज़्यादा आ रहा है, इसलिए ये p ऑर्बिटल के ज़्यादा क्लोज होकर रहेगा, बट p ऑर्बिटल से थोड़ा नीचे। इस प्रोसेस में इस हाइब्रिडाइजेशन होने से s ऑर्बिटल p ऑर्बिटल दोनों को एक म्यूचुअल एडवांटेज है। म्यूचुअल एडवांटेज क्या है कि जो p ऑर्बिटल है इनकी एनर्जी लोअर हो गई है, एनर्जी हर सिस्टम अपनी लो करना चाह रहा है। s को थोड़ा आपको ये लग रहा होगा कि s को डिसएडवांटेज हुआ है, क्योंकि s का एनर्जी लेवल ऊपर जा चुका है। बट एग्जैक्टली जो अल्टीमेट स्टीरियो का जो इसकी यानी ज्योमेट्री बनने वाली है कंपाउंड की, उस ज्योमेट्री में बॉन्ड एंगल 90 डिग्री से एक्सीड कर जाएंगे। इस वजह से S थोड़ा बहुत इस डिसएडवांटेज को झेल लेता है, क्योंकि अल्टीमेटली लोन पेयर को उसी मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री के अंदर जो कि रहना है। अब देखते हैं यहाँ पे एग्जैक्टली होता क्या है। जब sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गया, ये sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल का एनर्जी लेवल आ गया, ये s ऑर्बिटल खाली हो चुका है, p ऑर्बिटल आर आल्सो वैकेंट। ये लोन पेयर जैसे ही यहाँ इस p ऑर्बिटल के जस्ट क्लोज पहुंच जाता है, इस लोन पेयर के अंदर एक एंक्शसनेस जो कि जनरेट हो जाती है। ये लोन पेयर चाहता है कि जरा इस p ऑर्बिटल के अंदर यानी टनलिंग किया जाए यहाँ से, क्योंकि ये एनर्जी का जो लेवल होता है sp3 एंड 2p के बीच में, ये एनर्जी बैरियर इतना कम होता है, इस लो एनर्जी बैरियर पे सराउंडिंग में इतना एनर्जी अवेलेबल है कि ये इलेक्ट्रॉन पेयर टनलिंग करके यहाँ से इस p के अंदर एंटर कर जाता है, एनर्जी लूज करके वापस यहाँ आ जाता है। इस तरीके से ये प्रोसेस sp3 का p में जाना, p से फिर लोन पेयर का sp3 में आना, ये जो प्रोसेस होता है, दिस हैपन्स वेरी वेरी फास्ट। कई बिलियन टाइम्स पर सेकंड ये प्रोसेस जो कि होता है, और इस प्रोसेस के थ्रू, इसी प्रोसेस को लोन पेयर का p में जाना, p से वापस यहाँ आना, दिस रैपिडिटी इन द प्रोसेस in the quantum mechanics is termed as the quantum tunneling। अब इससे क्या जो कि एग्जैक्टली हमको ऑब्जर्व हो रहा है, लेट अस थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अमोनिया स्टार्टिंग में ये है जिसको मैंने यानी पिरामिडल शेप में जो कि दिखा रखा है, दिस इज पिरामिडल शेप अमोनिया। जब तक ये इस तरीके से है तो इसकी स्ट्रक्चर ऐसी है। जैसे ये इलेक्ट्रॉन पेयर p में जाएगा तो p ऑर्बिटल, p इज एटॉमिक ऑर्बिटल, एटॉमिक ऑर्बिटल में जब भी लोन पेयर होता है तो उस कंडीशन में ये आप अच्छे से जानते हैं कि ज्योमेट्री जो कि ट्रिगोनल प्लेनर हो जाती है। इस तरीके से ये यहाँ sp3 स्टेट से जो यहाँ ये sp3 स्टेट जिसको आप कह रहे हैं, हालांकि अभी बताऊंगा ये एग्जैक्ट sp3 नहीं होता है। sp3 से ये यहाँ गया sp2 में, फिर से वापस यहाँ sp3 में आ गया, ये भी यानी पिरामिडल ज्योमेट्री हो गया। ध्यान दीजिए, जब ये प्रोसेस होता है तो इस प्रोसेस के दौरान इस अमोनिया की जो कॉन्फ़िगरेशन आप देख रहे हैं, ये कॉन्फ़िगरेशन इन्वर्ट कर जाती है। इस इन्वर्जन को हम लोग केमिस्ट्री के अंदर बोलते हैं एमाइन इन्वर्जन और जस्ट पिरामिडल इन्वर्जन। सिचुएशन अगर देखा जाए तो सिचुएशन कुछ ऐसे तरीके से होती है
अगर इसको थोड़ा सा आप अंडरस्टैंड करें तो इसको मैं थोड़ा सा इस तरीके से दिखा सकता हूँ। जैसे आप ये अंडरस्टैंड लें ऐसे तरीके से, ये अमोनिया में इस तरीके से मैंने यहाँ एक लोन पे इलेक्ट्रॉन्स है, ध्यान रखना यहाँ एक लोन पे इलेक्ट्रॉन्स है, बाकी ये 3 हाइड्रोजन एटम बॉन्डेड हैं टू द नाइट्रोजन्स। जैसे ही यहाँ से ये एग्जैक्टली लोन पे इलेक्ट्रॉन यानी टनलिंग करके पी के अंदर जाएगा तो ये तीनों के तीनों बॉन्ड एक ही प्लेन के अंदर आ जाएंगे। और जब तीनों बॉन्ड एक ही प्लेन के अंदर आ गया तो ये जो ज्योमेट्री हो गया, ये ज्योमेट्री यानी प्लेनर बन गया। बॉन्ड पहले देखो सारे बॉन्ड जो कि नीचे की तरफ थे, जैसे यहाँ ये हाइब्रिडाइजेशन sp3 से sp2 गया, कहने का मतलब लोन पेयर sp3 से एटॉमिक p ऑर्बिटल के अंदर गया, ये तीनों के तीनों बॉन्ड इस 2D प्लेन के अंदर आ गए। बॉन्ड मतलब एक तरीके से कहाँ जा रहे हैं, अपवर्ड। जब कभी भी मूवमेंट होता है तो मूवमेंट जिस डायरेक्शन में उसी डायरेक्शन में जाएगा, क्योंकि प्रोसेस बहुत फास्ट होता है। इस स्ट्रेट को टनल करके, इस स्ट्रेट को क्रॉस करके ये बॉन्ड इस तरीके से अपवर्ड चले जाते हैं, और जब ये अपवर्ड चले जाएंगे तो इस तरीके से यहाँ नीचे जो है कि लोन पेयर यानी sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल फिर से आ जाएगा, ज्योमेट्री इन्वर्ट कर जाएगी। क्योंकि प्रोसेस बहुत फास्ट होती है और इस फास्ट प्रोसेस की ही वजह से यहाँ पर ये क्वांटम टनलिंग होती है। कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन sp3 से यहाँ जा रहा है, यहाँ से यहाँ आ रहा है, यहाँ से यहाँ। दिस प्रोसेस कीप्स हैपनिंग सो एक्सट्रीमली फास्ट that in case of ammonia we find that the original geometry gets inverted। ये प्रोसेस कंटिन्यूस प्रोसेस है, अनस्टॉपेबल प्रोसेस है, आगे भी कंटिन्यूटी में होता रहेगा। ये इस तरीके से सारे ये प्रोसेस यानी इस तरीके से बहुत फास्ट स्पीड में होती रहती है। अगर मैं इनकी पोटेंशियल एनर्जी, इसको मैं ट्रांजिशन स्टेट बोल रहा क्योंकि ये बीच में जो कि यानी फॉर्म हो रही है। तो एग्जैक्टली यहाँ पे थोड़ा ध्यान दें कि यहाँ पे जो एंगल का वैल्यू होता है अमोनिया में, बॉन्ड एंगल का वैल्यू, इसकी अगर एग्जैक्ट वैल्यू की बात मैं बताऊं तो ये 107.5 डिग्री का ये बॉन्ड एंगल होता है। नॉर्मली हम लोग 107 डिग्री जो कि ले लेते हैं, एग्जैक्ट वैल्यू होता है 107.5 डिग्रीज। ये तो प्लेनर ज्योमेट्री है। प्लेनर ज्योमेट्री में ये एंगल का वैल्यू 120 डिग्री जो कि होता है। किसी भी कंपाउंड में जो हाइब्रिडाइजेशन स्टेट होती है, हाइब्रिडाइजेशन स्टेट को हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय spi। इस I को बोला जाता है हाइब्रिडाइजेशन इंडेक्स। इसकी डिटेल में हाइब्रिडाइजेशन में भी डिस्कस करूंगा। और जो I को निकाला जाता है इस हाइब्रिडाइजेशन इंडेक्स को, इसको इस बॉन्ड एंगल के थ्रू निकाला जाता है। फॉर्मूला होता है cos थीटा = -1/I। तो जब हम यहाँ पर थीटा की वैल्यू 107.5 जो कि डालते हैं, थीटा की वैल्यू 107.5 जो कि डालते हैं, यहाँ जो कि लिख दे रहा हूँ, किसी भी sp हाइब्रिडाइज्ड कंपाउंड में अगर हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं तो ये हाइब्रिडाइजेशन होता है spi। I को हाइब्रिडाइजेशन इंडेक्स बोलते हैं और इसको निकालते हैं बाय द बॉन्ड एंगल का कोसाइन वैल्यू = होता है -1/I। जब थीटा की वैल्यू यहाँ प्लग इन करोगे 107.5 डिग्री, तो यहाँ से I का वैल्यू कैलकुलेट होके आता हमारे पास 3.33। नॉर्मली हम लोग इसको इंटीग्रल वैल्यू जो कि ले लेते हैं। अगर एग्जैक्ट बात किया जाए तो ये एग्जैक्ट sp3 नहीं है, ये sp3.33 होता है। तो यहाँ पर मैं अगर इसको एग्जैक्ट लिख दूँ तो sp3.33 है। cos 120 का वैल्यू आप डाल दो, माइनस क्या था, cos 120 - 1/2, यहाँ से I का वैल्यू निकालेंगे 2, तो हाइब्रिडाइजेशन आ गया sp2। जब कभी भी I का वैल्यू इंटीग्रल में आ जाता है तो ये आइडियल हाइब्रिडाइजेशन का केस बन जाता है। इसमें होमोजीनियस मिक्सिंग होती है एटॉमिक ऑर्बिटल की। बट अगर ये वैल्यू फ्रैक्शन में आ गया I का,
तो ये हेट्रोजीनियस मिक्सिंग है, इसको हम नॉन आइडियल हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। हाइब्रिडाइजेशन ध्यान रखिएगा, आइडियल हाइब्रिडाइजेशन जब आई का वैल्यू इंटीग्रल होता है, नॉन आइडियल का मतलब होता है जब आई का वैल्यू यानी फ्रैक्शन में आ जाता है। एनीवे ये sp3.33, यहाँ भी इसको लेके लिखूंगा sp3.33। इस तरीके से ये चेंज होता है। अब इसी को मैंने ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन किया है। यहाँ पर देखें एंगल छोटा है, तो छोटा एंगल होगा तो डेफिनेटली यहाँ रिपल्सन विल बी हायर। यहाँ एंगल इंक्रीज हो गया है, एंगल इंक्रीज हो गया तो रिपल्सन हैज बिकम लेस। एग्जैक्टली ओके। अब एग्जैक्टली देखो होता है क्या इसमें, यहाँ पर जो इसकी स्टेबल स्टेट है कंपाउंड की, ये दैट इज हियर एट द पॉइंट दैट इज 1, ये ट्रांजिशन स्टेट आ रही भाई, ये आ रही है ट्रांजिशन स्टेट। इस ट्रांजिशन स्टेट पे इंस्टेड ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ हम देखिए थीटा की वेरिएशन देखिए देख रहे हैं, यानी वेरिएशन ऑफ थीटा विद द चेंज। यहाँ पर इसके रिस्पेक्ट में जो थीटा की वैल्यू है, यानी ये वैल्यू 107.5 है, यहाँ ये 120 डिग्री आ गया। यहाँ और इसके बीच में कहीं ना कहीं पर 109.28 यानी टेट्राहेड्रल एंगल का वैल्यू आएगा। ये जो गैप है एंगल का, जो ये यहाँ पर जो डेल्टा ई दिखा रखा है मैंने, इस डेल्टा ई को बोलते हैं एनर्जी बैरियर। और एनर्जी बैरियर किस पे डिपेंड करेगा, साफ देखने को मिल रहा है कि ये एनर्जी बैरियर इस एंगल और इस एंगल के डिफरेंस पे आ रहा है, क्योंकि अगर ये वाला एंगल का वैल्यू ये तो आगे एक्सीड कर नहीं सकता है। यहाँ पर ये वाली वैल्यू अगर सपोज करो कि ये मॉलिक्यूल जब इसमें जा रहा है तो 107.5 से 120 पे जा रहा है, तो डेफिनेटली 110 भी यहीं बीच में आएगा, 115 भी कहीं बीच में आएगा। नॉर्मल टेट्राहेड्रल एंगल जो 109 डिग्री 28 मिनट है वो भी कहीं बीच में आएगा। तो एग्जैक्टली ये जो गैप होता है, ये गैप जितना ज़्यादा होगा डेफिनेटली एंगल में डिफरेंस भी या एंगल का गैप भी उतना ही ज़्यादा होगा। तो लेट मी कम बैक हियर। अगर मैं इसको बॉन्ड एंगल के डिफरेंस से इन दो ज्योमेट्री में बॉन्ड एंगल के डिफरेंस से को रिलेट करूँ, तो जो ये डेल्टा ई है, डेल्टा ई मतलब इसकी एनर्जी माइनस इसकी एनर्जी, दैट इज एनर्जी ऑफ द ट्रांजिशन स्टेट माइनस एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल इन इट्स ग्राउंड स्टेट। ठीक है। और ये डेल्टा ई किस पे डिपेंड कर रहा है, डेल्टा ई सीधे डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है यानी डेल्टा थीटा पे। डेल्टा थीटा मतलब जो है कि थीटा ऑफ दिस ट्रांजिशन स्टेट माइनस द थीटा ऑफ, यानी एग्जैक्टली दैट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू थीटा ऑफ ट्रांजिशन स्टेट माइनस थीटा ऑफ द ग्राउंड स्टेट। यहाँ से आप साफ देख पा रहे हैं कि जैसे ये ट्रांजिशन स्टेट का जो एंगल है ये थीटा तो 120 डिग्री, दिस इज अ फिक्स्ड वैल्यू, ये वेरिएबल होगा। यहाँ से यहाँ जाने के बीच में बहुत सारे एंगल आएंगे। यहाँ पर ये वाली जो ग्राउंड स्टेट से जब ये मॉलिक्यूल यहाँ जा रहा है तो यहाँ पर ये वेरी करेगा, वेरिएबल्स मतलब ये sp2 के लिए वैल्यू है और ये sp3 पॉइंट समथिंग यानी इनके लिए की वैल्यूज है। तो एग्जैक्टली साफ देखने को मिल रहा है कि अगर ये थीटा की वैल्यू ज़्यादा होगी, अगर थीटा की वैल्यू कंपैरेटिवली ज़्यादा होगी तो उस कंडीशन में ये वाला गैप छोटा हो जाएगा। गैप छोटा हो गया तो एनर्जी बैरियर भी कम हो गया। कहने का मतलब अगर इस सीधे थीटा से, थीटा मतलब बॉन्ड एंगल से मैं अगर कोरिलेट कर दूं इसको, तो डेल्टा ई इस एंगल पे कैसे डिपेंड कर रहा है, इन्वर्सली डिपेंडिंग ऑन थीटा ऑफ द ग्राउंड स्टेट। एंड थीटा ऑफ द ग्राउंड स्टेट का मतलब क्या हो गया, थीटा ऑफ द ग्राउंड स्टेट का मतलब हो गया द बॉन्ड एंगल। I can say that the energy barrier is inversely related to bond angle.
बॉन्ड एंगल जितना ज़्यादा होगा एनर्जी बैरियर उतना कम होगा, और अगर एनर्जी बैरियर सपोज करो छोटा हो गया, ये बैरियर छोटा हो गया, तो यहाँ फ्लक्चुअलिटी फास्ट हो जाएगी। फ्लक्चुअलिटी यानी फास्ट मतलब क्वांटम टनलिंग बहुत फास्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। इसी को अगर कंपैरेटिव तौर पे, होप दिस इज अंडरस्टैंडेबल टू, अगर इसी को मैं अगर फॉस्फाइन के केस में जो है कि ऑब्जर्व करूं, एक केस है दैट इज अमोनिया वर्सेस PH3। इन केसेस में अगर इस इन्वर्जन कॉन्सेप्ट को देखा जाए तो सीधी सी बात है भाई कि जो अमोनिया है, अमोनिया का जो बॉन्ड एंगल है, बॉन्ड एंगल जो मैं अभी आपको बता चुका हूँ कि बॉन्ड एंगल यहाँ 107.5 डिग्री होता है। फॉस्फाइन आपको पता होना चाहिए कि ड्रैगोज मॉलिक्यूल होता है, इट इज़ अ नो हाइब्रिडाइजेशन केस। इसमें बॉन्ड एंगल की वैल्यू होती है 94 डिग्रीज। अगर ट्रांजिशन स्टेट और इसके बीच में हम डेल्टा ई यानी डेल्टा थीटा यहाँ निकालें तो डेल्टा थीटा क्या हो गया 120 माइनस 107.5 विच इज कमिंग आउट टू बी 112.5 डिग्रीज। बट अगर यहाँ कंपैरिजन यहाँ पर देखें, डेल्टा थीटा कैलकुलेट करें या 120 माइनस 94 डिग्री विच इज कमिंग टू बी 26 डिग्री। 26 डिग्री आप देख रहे हैं यहाँ पर डेल्टा थीटा की वैल्यू ज़्यादा है। डेल्टा थीटा अगर ज़्यादा है तो डेल्टा ई यानी एनर्जी बैरियर इस केस में क्या हो गया, इस केस में डेल्टा ई विल बी हायर, और इस वाले केस में जो एनर्जी बैरियर डेल्टा ई है दैट इज कंपैरेटिवली लोअर। यहाँ बैरियर कम है इसलिए ये फ्लेक्सिबिलिटी शो करता है, नॉन रिजिडनेस जो कि शो करता है। या एनर्जी बैरियर, ये बैरियर इतना हाई हो जाता है, ये बैरियर इतना ज़्यादा हाई हो जाता है कि इस वाले केस में फ्लेक्सिबिलिटी, ये बैरियर देखो बहुत ज़्यादा फॉस्फाइन में, इस केस में ये फ्लेक्सिबिलिटी ऑब्जर्व नहीं की जाती है। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द अमाइन इन्वर्जन बाय क्वांटम टनलिंग, जो अमोनिया में डिस्प्ले हो रहा है किंतु फॉस्फाइन में ये चीज डिस्प्ले नहीं हो पा रही है। अब एक सिंपल सा इसका एप्लीकेशन बेस्ड यानी क्वेश्चन होता है। एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन ये है कि अगर बेसिसिटी कंपैरिजन किया जाए, इनका बेसिसिटी कंपैरिजन, तो बेसिसिटी कंपैरिजन में देखें जैसे ये है अमोनिया एंड फॉस्फाइन, दोनों के पास में लोन पे इलेक्ट्रॉन्स है, बोथ कैन बी कंसिडर्ड एज अ ल्यूविस बेस। अगर आपसे मैं क्वेश्चन पूछूं कि इनमें स्ट्रॉन्गर ल्यूविस बेस कौन सा है, तो रटा रटाया सबका जो है कि आंसर होता है अमोनिया। बट एग्जैक्टली उसका इंटरप्रिटेशन क्या है, अगर मैं इंटरप्रिटेशन पे जाऊं तो इंटरप्रिटेशन में आप लोग कई तरीके के इंटरप्रिटेशन रेफरेंसेस में जो कि देखते हैं। कुछ बुक्स देखो कैसे एक्सप्लेन करते हैं, जैसे एनसीईआरटी की अगर बात करूं, एनसीईआरटी कैसे एक्सप्लेन करता है। एनसीईआरटी का एक्सप्लेनेशन होता है कि नाइट्रोजन का साइज स्मॉल है, ड्यू टू स्मॉल साइज यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो फाई होता है, फाई इज इक्वल टू होता है चार्ज डिवाइडेड बाई वॉल्यूम, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। वॉल्यूम का सीधे मतलब एटम के कॉन्टेक्स्ट में आ गया साइज। तो नाइट्रोजन का साइज छोटा है, साइज छोटा है तो यहाँ चार्ज डेंसिटी मतलब इस लोन पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी हाई है। फॉस्फोरस का साइज नाइट्रोजन की कंपैरिजन में ज़्यादा है, साइज अगर ज़्यादा है तो यहाँ ये चार्ज, ये लोन पेयर का चार्ज डिफ्यूज स्टेट में रहेगा। डिफ्यूज का मतलब यहाँ डेंसिटी कम है, और जहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हायर है डेफिनेटली वो लोन पेयर को इजीली डोनेट करने की टेंडेंसी रखेगा। वन वे ऑफ इंटरप्रिटेशन इज दिस। अगर मैं इसी चीज़ को
यानी इस कॉन्सेप्ट पे, अगर इस कॉन्सेप्ट पे बात बोलूं तो इस कॉन्सेप्ट पे मेरा आंसर आया कि अमोनिया इज मोर बेसिक देन फॉस्फाइन्स। बट एग्जैक्टली क्या ये इंटरप्रिटेशन एग्जैक्टली एब्सोल्युटली राइट है, ये मेन मुद्दे का जो है कि पॉइंट है। दूसरा इंटरप्रिटेशन मैं इसी का जो है कि यहाँ पे दिखा रहा हूँ, इंटरप्रिटेशन नंबर दैट इज 2। सेकेंड इंटरप्रिटेशन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे ले जा रहा हूँ, ये अमोनिया है और ये कंपाउंड है दैट इज अ PH3 फॉस्फाइन्स। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस में कंपेयर करें तो नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन फॉस्फोरस। अगर नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव तो इलेक्ट्रॉन पेयर को छोड़ेगा ही नहीं। यानी अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करूं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन फॉस्फोरस। ये कॉन्सेप्ट पे अगर एक्सप्लेनेशन करूं तो ये कॉन्सेप्ट पे आंसर हमारा उल्टा हो गया, less electronegative, less hold on the electron pair, can easily donate the electron pair, और इस बिहार पे हमारा आंसर उल्टा हो गया PH3 more basic than NH3। बिल्कुल जस्ट अपोजिट आंसर आ चुका है, यहाँ आंसर ये जा रहा था, यहाँ आंसर जस्ट अपोजिट हो गया। तीसरा, अब बात करता हूँ क्वांटम टनलिंग। अगर फ्लक्सियोनिटी पे इसको एक्सप्लेन किया है, फ्लक्सियोनिटी का मतलब सीधे मैं कह रहा हूँ कि अगर इसको एमाइन इन्वर्जन कॉन्सेप्ट पे एक्सप्लेन किया जाए, एमाइन इन्वर्जन, तो अमाइन इन्वर्जन में सीधा सा ये है, ये अमोनिया मॉलिक्यूल्स, ये फॉस्फाइन मॉलिक्यूल्स। अभी मैंने बताया था कि यानी रोटेशनल एनर्जी बैरियर देखा जाता है। यहाँ पर जो अभी आपको बताया, जो डेल्टा थीटा की वैल्यू थी, यहाँ डेल्टा थीटा की वैल्यू, यहाँ डेल्टा थीटा क्या रहा था मेरा, यह रहा था 12.5 डिग्री, यहाँ डेल्टा थीटा आ रहा था 26 डिग्री। यहाँ डेल्टा थीटा ज़्यादा है तो यहाँ डेल्टा ई हाई हो गया, डेल्टा ई हाई। यहाँ देखा जाए तो यहाँ डेल्टा ई का वैल्यू क्या है, लो। अगर डेल्टा ई लो है, डेल्टा ई अगर यहाँ पर लो है तो डेफिनेटली आप खुद ही बताइएगा कि किसमें इन्वर्जन, किसमें क्वांटम टनलिंग, मतलब किस केस में ये वाला जो अमाइन इन्वर्जन हो रहा है, ये अमाइन इन्वर्जन फास्ट हो रहा होगा। यानी यहाँ अमाइन इन्वर्जन, एक्सटेंट और इन्वर्जन, यानी इन्वर्जन इस वाले केस में क्या हो जाएगा, स्लो, और इस वाले केस में इन्वर्जन हो जाएगा हमारा फास्ट। इस केस में इन्वर्जन विल बी फास्ट। अगर इन्वर्जन फास्ट है तो लोन पर इजीली अवेलेबल नहीं होगा फॉर अ लीव्स एसिड, बट अगर ये स्लो है तो यहाँ अवेलेबिलिटी विल बी हायर। यानी यहाँ क्वांटम टनलिंग बहुत स्लो हो रहा है। मैं एक बात को बोल रहा हूँ कॉन्सेप्चुअली, थ्योरेटिकली, उस बिहार पर ये लोन पेयर की अवेलेबिलिटी ज़्यादा होगी, इस लोन पेयर की अवेलेबिलिटी कम होगी। और इस ग्राउंड पे अगर बेसिसिटी कंपैरिजन किया जाए तो अगेन हमारा आंसर क्या जा रहा है, फॉस्फाइन अमोनिया से स्ट्रॉन्गर लीविस बेस होना चाहिए। सही आंसर देखा जाए तो राइट आंसर ये है, बट एग्जैक्टली जो इंटरप्रिटेशन दिया गया है वो आपने साइज के ग्राउंड पे इंटरप्रिटेशन दिया हुआ है। यहाँ पर एग्जैक्ट जो चीज़ है जिसमें कि फ्लक्सियोनिटी हो रही है, तो ध्यान रखना कि फ्लक्सियोनिटी है, इनमें से मैं आपको बता दूं कोई भी एग्जैक्ट इंटरप्रिटेशन नहीं है। फ्लक्सियोनिटी के ही बेसिस पे इसका एग्जैक्ट इंटरप्रिटेशन यानी दिया जाएगा। और फ्लक्सियोनिटी कॉन्सेप्ट में हमें पता है कि यहाँ पर ये मॉलिक्यूल फ्लक्सियोनल है, ये मॉलिक्यूल फ्लक्सियोनल है ही नहीं। ये मॉलिक्यूल में एग्जैक्टली अगर आपको पता है कि अगर आप हाइब्रिडाइजेशन जानते हैं, इसका एग्जैक्ट इंटरप्रिटेशन आता है बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। यहाँ इसमें किसी से भी कोई लेना देना नहीं इसका। इससे कंक्लूड ये निकल के आ गया कि जो फ्लक्सियोनिटी है ये कोई मेजर डिसाइडिंग फैक्टर जो है कि नहीं है।
हाइब्रिडाइजेशन कॉन्सेप्ट पे अगर मैं इसको देखूं तो हाइब्रिडाइजेशन ये कहती है कि यहाँ पर अमोनिया में नाइट्रोजन एक sp3 हाइब्रिडाइजेशन स्टेट में है, जबकि pH 3 में आप जानते हैं कि ये ड्रैगोस मॉलिक्यूल है, इसमें कोई हाइब्रिडाइजेशन होता ही नहीं है। तो यहाँ जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स है, ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में, जबकि इसका लोन पेयर s ऑर्बिटल के अंदर है। ऐसे लोन पेयर जो s ऑर्बिटल में मैं पहले भी बता चुका हूँ, ऐसे लोन पेयर को बोला जाता है स्टीरियोकेमिकली इनएक्टिव, क्योंकि ये फॉस्फोरस के 3s ऑर्बिटल में होता है, न्यूक्लियस के काफी क्लोज होता है। ये जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स होता है, ये हो जाता है स्टीरियोकेमिकली एक्टिव लोन पेयर, स्टीरियोकेमिकली एक्टिव लोन पेयर्स। तो जो इलेक्ट्रॉन पेयर s ऑर्बिटल में है, उसको तो न्यूक्लियस इतने स्ट्रॉन्ग होल्ड में रखा हुआ है कि ये लोन पेयर इजीली अवेलेबल नहीं है, बट यहाँ ये लोन पेयर स्टीरियोकेमिकली एक्टिव है, हाइब्रिड ऑर्बिटल में है, ये इजीली डोनेट हो जाता है। इट इज़ द एग्जैक्ट इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्सेप्ट। यहाँ पे मैंने साइज कॉन्सेप्ट को नेग्लेक्ट कर दिया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हटा दिया। अमाइन इन्वर्जन, क्योंकि ये ज़्यादा डोमिनेटिंग फैक्टर नहीं होता है। अमाइन इन्वर्जन केवल तब चेक किया करो जब ये सारे फैक्टर हाइब्रिडाइजेशंस, ये सारे फैक्टर जो, और ऑर्गेनिक में देखेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, जब ये फैक्टर कॉन्फ्लिक्ट करते हैं तो उस कंडीशन में अमाइन इन्वर्जन को देखा जाता है। तो आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपको अंडरस्टैंड आया। ये इज इट क्लियर? इसी पे अगर मैं थोड़ा सा आगे इसका एक्सटेंशन जो है कि लूँ, तो लेट अस से कंपाउंड अमोनिया और दूसरा ले रहा हूँ एमाइंस। अभी ऑर्गेनिक के अंदर मैं एंटर कर चुका हूँ, यानी नाइट्रोजन पे लोन पे इलेक्ट्रॉन, इस पे ये 3 हाइड्रोजन एटम, दीज आर बॉन्डेड। अगला यहाँ मैं कंपाउंड लिख रहा हूँ ट्राई मिथाइल अमाइंस, यहाँ भी लोन पे इलेक्ट्रॉन्स, मिथाइल मिथाइल मिथाइल्स। यानी बेसिसिटी इज नॉट द अल्टीमेट एम। आपको ये भी पता होना चाहिए कि किसमें फ्लेक्सिबिलिटी फास्ट हो रही है, किसमें अमाइन इन्वर्जन फास्ट है, स्लो है, कैसे है। अभी मैं थोड़ी देर पहले आपको एक चीज़ बता चुका हूँ कि जो एनर्जी बैरियर होता है डेल्टा ई यानी एनर्जी बैरियर, ये डेल्टा ई इन्वर्सली होता है टू द बॉन्ड एंगल। अगर इन दोनों कंपाउंड में बॉन्ड एंगल को कंपेयर किया जाए, सपोज ये एंगल का वैल्यू है θ1 और यहाँ ये एंगल का वैल्यू है θ2, तो डेफिनेटली यहाँ पर क्योंकि ये मिथाइल ग्रुप है, मिथाइल लार्ज साइज के ग्रुप हुए हैं, इनके बीच में क्या होता है, स्टेरिक रिपल्सन होता है, जिसको कहते हैं नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन्स। नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन्स, जैसे आप कहते हैं ना VSEPR, वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन, वो अलग चीज़ है। एक है NBEPR मतलब नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स। इसके साथ में एग्जैक्टली ये ऐसे समझो इसको कि जैसे ये लोन पे इलेक्ट्रॉन्स है और यहाँ पर ये ग्रुप लेके लगे हुए हैं। इस कार्बन एटम पे 3 हाइड्रोजन, सिमिलर तरीके से यहाँ पर ये, और सिमिलर तरीके से यहाँ ऐसे समझ सकते हैं। इन बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक दूसरे को जब रिपेल करते हैं तो ये क्योंकि नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, सेंट्रल एटम के साथ में नहीं है बॉन्डेड है, सेंट्रल एटम के साथ ये डायरेक्टली बॉन्डेड नहीं है, इनको कहते हैं नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स। ये जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, इनकी वजह से जो रिपल्सन होता है, उस रिपल्सन की वजह से एंगल इंक्रीज कर जाता है। तो सीधा लॉजिक है θ2 इज ग्रेटर देन θ1। अगर यहाँ θ2 ज़्यादा हो गया तो इसका डेल्टा ई वैल्यू भी ज़्यादा हो गया होगा, सॉरी, अगर थीटा यानी बॉन्ड एंगल इंक्रीज कर गया तो यानी यहाँ पर जो इसका बैरियर है, बैरियर हो जाएगा कम, डेल्टा ई इन दिस केस इज लेस,
इस केस में डेल्टा ई की बात करूं तो यहाँ बॉन्ड एंगल छोटा है, डेल्टा ई का वैल्यू दिस विल बी हाई, और इस कारण जो है कि यहाँ पर इन्वर्जन का जो स्पीड हो जाएगा वो ज़्यादा फास्ट हो जाएगा कंपेयर टू दिस वन। कई लोग इसको साइज पे इंटरप्रिटेशन करते हैं, वो रॉन्ग कॉन्सेप्ट है, पहले बता दे रहा हूँ। साइज से एमाइन इन्वर्जन क्वांटम टनलिंग का कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पर सीधा कॉन्सेप्ट है इसका, ये बॉन्ड एंगल से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे अगर इसमें डेल्टा ई कम है तो यहाँ टनलिंग फास्ट हो रही होगी। अगर टनलिंग यहाँ फास्ट हो रही होगी तो अगेन अगर आपको मैं बेसिसिटी पूछूं तो नंबर 1 एंड नंबर 2 बेस्ड ऑन द फ्लेक्सिबिलिटी, बेस्ड ऑन फ्लेक्सिबिलिटी बेसिसिटी क्या आ जाएगा इस वाले केस में, इसको 2 एंड इसको मैंने 1 बोला तो बेसिसिटी का ऑर्डर यहाँ क्या आ जा रहा है 1 मोर देन 2, जो कि रॉन्ग है। इसका मतलब कि यहाँ आपने इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर में जाने से पहले ही ये फ्लेक्सिबिलिटी जो कि लगा दिया। आपको बताया गया फ्लेक्सिबिलिटी अमाइन इन्वर्जन इज ए माइनर फैक्टर। पहले मेजर फैक्टर को ट्रेस किया जाता है, तो मेजर फैक्टर के अंदर मुझे पता है मिथाइल का क्या होता है, प्लस आई इफेक्ट होता है। प्लस आई होगा तो यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई करेगा तो ये स्ट्रॉन्गर ल्यूइस बेस बन जाएगा। इज इट क्लियर? सेम तरीके से एक एग्जाम्पल है, एक एग्जाम्पल पे और बात करते हैं। सपोज करो कि यहाँ पर ये नाइट्रोजन का लोन पेयर जो कि फ्लेक्सियोनल है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर जो फ्लेक्सियोनल है, अगर मैं यहाँ पर कुछ इस तरीके से काम कर दो, मान लेते हैं कि यहाँ ये मिथाइल ग्रुप लगा है, यहाँ मिथाइल ग्रुप है, यहाँ हाइड्रोजन एटम बॉन्डेड है। अगर मैं इस सिस्टम को किसी रिंग के थ्रू जो है कि जोड़ दूं नाइट्रोजन एटम को, तो अब ये सिस्टम लॉक हो गया भाई। यहाँ ये फ्लेक्सिबिलिटी शो नहीं करेगा क्योंकि ये सिस्टम कैसा है, ये तो जो है कि फ्लेक्सिबल सिस्टम है, नॉन रिजिड सिस्टम, नॉन रिजिड। इसमें ये तीनों के तीनों जो बॉन्ड नीचे की तरफ हैं, यानी फ्लेक्सिबिलिटी के बाद ऊपर हो जाएंगे, बढ़िया ये ऊपर नहीं हो पाएगा। रीजन बीइंग एक यहाँ पे हाइड्रोजन एटम जोड़ दो, रीजन बीइंग अगर ये ऊपर जाएगा तो बॉन्ड ही ब्रेक हो जाएंगे, यानी ये एक रिजिड सिस्टम आ गया। अगर ये रिजिड सिस्टम हो गया इसका मतलब यहाँ लोन पेयर हर टाइम अवेलेबल है। अगर लोन पेयर हर टाइम अवेलेबल है, यहाँ तो लोन पेयर फ्लक्चुएट कर रही है, sp3 से p में जा रहे, p से sp3 में आ रहे, फ्लेक्सिबिलिटी यानी शो कर रही है। इस केस में ये कंपाउंड मोर बेसिक हो जाएगा। दिस इज ऑर्डर ऑफ द बेसिसिटी इन दिस केस। ओके, यानी कहने का मतलब जो साइक्लिक सिस्टम होता है, साइक्लिक अमाइंस ए साइक्लिक अमाइन से स्ट्रॉन्गर ल्यूइस बेस होता है। बट इस कॉन्सेप्ट का एक मैं एक्सेप्शन बता दे रहा हूँ, इसका एक एक्सेप्शन भी है। और एक्सेप्शन एग्जैक्टली है क्या इसमें, इसका एक्सेप्शन हो गया जैसे यही कंपैरिजन जो कि करते हैं, यहाँ हाइड्रोजन है, ये मिथाइल है, यहाँ मिथाइल है। अगर इसकी कंपैरिजन मैं करने जाऊँ यहाँ पे ये साइक्लोप्रोपेन वाले अमाइन से, एक हाइड्रोजन एटम यहाँ लगा दीजिएगा, एक यहाँ पे ये लोन पे इलेक्ट्रॉन्स, तो एग्जैक्टली यहाँ पर आंसर हमारा उल्टा हो जाता है। यहाँ पे तो क्या था, साइक्लिक अमाइन स्ट्रॉन्गर बेस देन दिस, क्योंकि इसमें फ्लेक्सिबिलिटी एब्सेंट है, यहाँ फ्लेक्सिबिलिटी है। इस वाले केस में आंसर उल्टा हो जाता है, और आंसर उल्टा होने के पीछे रीज़न क्या है। रीज़न को अगर हम देखें तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं बॉन्ड एंगल कम हो गया। बॉन्ड एंगल यानी थीटा की वैल्यू बहुत कम है, 60 डिग्री है भाई। यहाँ अगर एंगल कंपैरिजन करो तो ये एंगल यानी ज़्यादा है, यहाँ ये एंगल का वैल्यू कम हो गया। अगर थीटा कम होता है, अगर थीटा की वैल्यू कम होती है तो इन बॉन्ड के अंदर जो परसेंटेज एस करेक्टर होता है, पहले बता चुका हूँ, बॉन्ड एंगल
और एस करेक्टर में जो कोरिलेशन होता है बॉन्ड एंगल डायरेक्टली होता है टू द परसेंटेज एस करेक्टर के। इन बॉन्ड के अंदर जो परसेंटेज एस करेक्टर है वो डिक्रीज कर जाएगा। इस बॉन्ड में भी एस करेक्टर का जो परसेंटेज एस है वो डिक्रीज करेगा। और अगर यहाँ डिक्रीज किया तो यहाँ लोन पेयर वाले ऑर्बिटल में परसेंटेज एस करेक्टर इंक्रीज कर जाएगा। और अगर परसेंटेज एस करेक्टर इंक्रीज हो गया तो परसेंटेज एस करेक्टर इंक्रीज होने से ये वाला इलेक्ट्रॉन पेयर को ये छोड़ेगा ही नहीं। एस करेक्टर में अगर जैसे यानी फॉस्फाइन वाला ही आ गया ना केस है, जैसे कि फॉस्फाइन में बताया था अभी कि फॉस्फाइन में इलेक्ट्रॉन पेयर कहाँ होता है 3s के अंदर। यहाँ भी एस करेक्टर बहुत हाई है। एस करेक्टर इतना हाई हो गया कि यहाँ एग्जैक्टली ये इलेक्ट्रॉन पेयर एज ए लिविस बेस की तरीके से काम करता ही नहीं है। इस वजह से ये इससे एक स्ट्रॉन्ग लिविस बेस बन जाता है। ओके, इज इट क्लियर? So this is about the flexibility in case of the ammonia. BPR का मैंने कॉन्सेप्ट आपको लास्ट टाइम बता ही दिया था। अगले लेक्चर में मैं BPR स्टेरिक नंबर 5 इनसे रिलेटेड केवल एंट्रेंस ओरिएंटेड क्वेश्चन पे बात किया जाएगा कि किस तरीके से एंट्रेंस एग्जामिनेशन में बहुत अच्छे अच्छे लेवल के प्रॉब्लम इन कॉन्सेप्ट पे जो कि बनते हैं। आई एम कंप्लीट और अप विद द स्टेरिक नंबर 5, जिसके अंदर हमने बहुत सारी चीज़ों को जो कि डिस्कस किया। एस फाइल, एस नॉन फाइल, एपिकोफ्लिसिटी, बेंट रूल, TBP ज्योमेट्री, स्क्वायर पिरामिडल यानी ज्योमेट्री, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी और किस तरीके से एग्जैक्टली लोन पेयर का इन्फ्लुएंस था, कैसे कैसे टाइप के यानी कंपाउंड थे, कंपाउंड के एग्जाम्पल थे, कुछ इंट्राहेलोजन आयंस के एग्जाम्पल हमने लिए। और इसी के साथ आई एम हैप्पी दैट द स्टेरिक नंबर 5 इज़ ओवर। आपके कोई डाउट्स हैं, प्रॉब्लम्स हैं तो कमेंट बॉक्स में आप जाके डाउट अपने भेज सकते हैं। इसके अलावा अगला लेक्चर बहुत ही एक्साइटिंग एंड इम्पोर्टेंट होने जा रहा है, जिसमें इन सारे कॉन्सेप्ट पे जो अभी तक आपको मैंने 4 वीडियोस में एक्सप्लेन की हुई हैं, इन कॉन्सेप्ट पे ओरिजिनेट होने वाले क्वेश्चनों पे डिटेल में बात किया जाएगा, उनकी एक्सप्लेनेशन दिया जाएगा एक तरीके से। दैट विल बी द एप्लीकेशन पार्ट ऑफ स्टेरिक नंबर 5। थैंक यू वेरी वेरी मच, कीप वॉचिंग and hope all the best for your exams. Thank you very very much.